अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। आज मंगल है 4 अप्रैल और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटों के साथ साथ आज हम बात करेंगे खवातीन के शौक के हवाले से, एक नए ट्रेंड के हवाले से जिसमें अब मजीद जिद्दत आती जा रही है। इससे पहले हमने ग्रूमिंग के बारे में बातें की, कपड़ों के बारे में बातें की, लॉन के बारे में बातें की, हेयर स्टाइलिंग के बारे में बातें की और कई सारी ऐसी चीजें हाईलाइट की और आपको बताया कि हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, इन है और क्या आउट। तो अब समर आ चुके हैं तो डेफिनेटली कलर्स की बात होगी, रंगों की बात होगी और नेल पेंटिंग की बात होगी, नेल आर्ट के बारे में बात होगी। और अगर अनम के हाथों को आप फोकस करें तो अनम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का नेल आर्ट, नेल पेंट अपने जो है वो नेल्स के ऊपर किया हुआ है और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा आजकल इन है। अच्छा अनम, एक तो है कि मैंने देखा है कि काफी सारी लड़कियां जो है वो रंग बिरंगे, कभी किसी ने ब्लू कलर की नेल पॉलिश लगाई होती है, किसी ने रेड क्यूटेक्स लगाई होती है। इसके अलावा भी आर्टिफिशियल नेल लेके उसको प्रॉपर तौर पे पेंट करा के उस पे प्रॉपर जो है नेल डिजाइन बनवाने के बाद लोग आजकल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा ये ट्रेंड लॉन के ड्रेसेस पर बहुत ज्यादा इन है। तो आज के शो में हम इसी ट्रेंड पर बात करेंगे, इस ट्रेंड के बढ़ते हुए शौक के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, खवातीन के अगर शौक की बात करें तो उसका वाकई में कोई मोल नहीं है। एक ही हाथ की 5 उंगलियों में 5 मुख्तलिफ रंगों के नेल पेंट्स लगाना और फिर इस पर भी डिफरेंट तरह के आर्ट्स करना, जैसे कि मौसमी लगाना या फिर फूलों के छोटे छोटे बीड्स अपने नेल्स पर चिपकाना, इतना आसान काम भी नहीं है। और अब तो हम देखते हैं कि काफी महंगा भी हो चुका है। तो इस आर्ट के लिए अब स्पेशल पॉलेट्स भी बन चुके हैं, जिनमें से एक पॉलेट की ओनर से आपको आज के शो में मिलवाएंगे भी और उनसे जानेंगे कि खवातीन में नेल आर्ट का क्रेज किस हद तक बढ़ चुका है। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे नेल आर्ट गर्ल से और जानेंगे उन्हें नेल आर्ट का कितना शौक है। इसमें अलग अलग तरह से आता है, नेल्स बने हुए भी मिलते हैं, मगर दैट्स नॉट फन फॉर मी बिकॉज जब वो उखड़ते हैं तो आपके जो ओरिजिनल नेल्स होते हैं वो फिर बहुत ड्राई लगते हैं। मोस्टली जैसे स्ट्राइप्स या कोई प्रिंट टाइप होता है वो मोस्टली कराती हूँ, या फिर मैं वो बहुत रखती हूँ, मैं अपनी कपड़ों की मैचिंग से बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ। और मिलेंगे नेल बार की ऑनर अनीशा यूसुफ से और मालूम करेंगे कि क्लाइंट सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड करता है। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि हम जो नेल एक्सटेंशंस हम करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है। बहुत सारी खवातीनों को जो नाखूनों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फंगस हो गए या नेल टूट जाते हैं या ग्रो नहीं करते, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का उस नेल आर्ट से जरा हट कर होता है वो ट्रीटमेंट में ले लेते हैं, या जिनके नेल्स नहीं बढ़ते या नेल बाइटिंग होती है जिनको, तो नेल्स पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। और मिलेंगे नेल आर्टिस्ट तूबा से और जानेंगे कि उनके पास कौन कौन सी टिप्स हैं। नेल आर्ट बेसिकली जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो डिपेंड करता है कि उनको किसी इवेंट में जाना है या उनके जो है आउटफिट कैसा है, कलर्स कैसे हैं, तो वो माइंड में रखते हुए मैं उनको फिर थोड़ा गाइड करती हूँ। मैं इस तरह से आपको फ्रेंच टिप्स दूँ या फुली नेल उनको कलर चाहिए। बाकी ये कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि नेल पेंट से ही नेल आर्ट हो, एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपनी बेस कोट दें और उस पर एक्रिलिक पेंट से डिज़ाइन कर सकते हैं। कि आज अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं। जी जनाब, इस वक्त एक्सप्रेस रोजनामा और डॉन मेरे पास है। दोनों की मेन खबर और अहम खबर है डबल सेटबैक फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला कि उन्होंने आईजी सिंध एडी ख्वाजा को बहाल कर दिया है और साथ साथ दूसरा बड़ा धचका कि बाग कासिम से मुतालिक हुकूमती इकदाम भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये जो है वो आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड बनाई है। जबकि अगर डॉन की बात करूं तो डॉन की भी आज मेन हेडलाइन यही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बात की एडी ख्वाजा के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि 2-4 रोज से इसी तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बल्कि कई दफा तो ये सवाल भी उठाया गया है कि जी एक सूबे में 2 आईजी कैसे काम करेंगे। तो फाइनली अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एडी ख्वाजा ने चार्ज संभाल लिया है। जब वापस अपने चार्ज लेने के लिए गए तो उनके अफसरान ने उनका बाकायदा इस्तकबाल किया और इस वक्त दोबारा से जो एडी ख्वाजा को बहाल कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी आपने बाग कासिम की बात की, तो बाग कासिम के हवाले से मेयर कराची ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि बाग कासिम को गैर आइनी तौर पर आप नहीं दे सकते। मलिक रियाज के
हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो मलिक रियाज का भी यही कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे। तो ताहाल अभी बाग कासिम का जो मसला है वो पेंडिंग में है। और मुझे लगता है कि नकी को पता चल गया होगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक और न्यूज़पेपर नहीं दिया, तो मेरे पास है बिजनेस रिकॉर्डर। और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड्स हैं वो है मिनिस्टर डिफेंस कंट्रोवर्शियल पेमेंट टू IPPs, और इसके अलावा जो एक और यहाँ पर लीड है वो है मार्च इन्फ्लेशन एक्सेलरेट टू 44.94%। तो और रशिया प्रोब्स एक्ट ऑफ टेरर आफ्टर मेट्रो ब्लास्ट किल्स 10। तो ये जो है बिजनेस रिकॉर्डर की अहम लीड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो एक्सप्रेस रोजनामा में आज मेन हेडलाइन लगाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, जिसमें उनका कहना है कि मुतमादी की फिजा फैल चुकी है, अदलिया पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। अब फरिश्ते भी आ जाए तो लोग एतबार नहीं करते। आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से जो इस वक्त केस चल रहा है उसकी समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का भी फैसला कर लिया गया है, और उसी पर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मसला जो है वो कौमी विरसे का है और जो कि इस वक्त मंसूबे की जद में आ रहा है। बड़े सवालात इस पर उठाए जा रहे हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी है, लेकिन अब इसकी केस की भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया गया है। तो लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने बात की तो बड़ा वाज़ेह बयान आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी तारीखी इमारतें हैं, वो इसलिए नहीं है कि आप उनको गिरा दें। तो इसके हवाले से भी काफी ने यहाँ पर जिक्र किया था बाग इब्न कासिम का, तो उसी हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर में भी इस हवाले से खबर पब्लिश है, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। दूसरी यहाँ पर जो खबर है वो निसार ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ वीजास ऑन अराइवल। तो इस तरह की खबरें जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर का हिस्सा है, जो इन्होंने मिल लीड्स बनाई। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो खबर है वो डॉन में भी सेम है और एक्सप्रेस में भी सेम है, और वो ये है कि बाजवा होल्ड्स टॉक्स विद UK, US ऑफिशियल्स ऑन अफगान इशू। इसी हवाले से यहाँ पर भी खबर मेंशन है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। उनकी अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात में बहुत से अहम अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो उमूर पर बातचीत भी की गई है। उसके अलावा एक और बयान यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के हवाले से है, और हम देख रहे हैं कि जैसे ही गर्मियां आई हैं फौरी तौर पर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर लोगों ने भी काफी हद तक एहतजाज किया है, और उनका कहना है कि अचानक गर्मी बढ़ी है तो आपने साथ साथ लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्होंने वजाहत दी है कि ये मौसम तब्दील पे इसी महीने जो है वो हम लोड शेडिंग, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमने तो बिजली बहाल कर दी है और 2018 तक तो मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पानी की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कराची के हवाले से आपको आगाह करें कि 64 जो है वो ग्रिड स्टेशन है जो प्रोवाइड करते हैं पानी, लेकिन अब लेट्स सी कि कहाँ क्या खराबी है। और इसी हवाले से ये मेन लीड्स थी। और अब रुख कर लेते हैं मजीद शहरों का, और सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर हमारी प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग। आज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि रात को हुई ठंडी ठंडी हवाओं के बाद बारिश, और उसने मौसम काफ़ी सुहाना कर दिया है। अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसकी वजह से वो जो शदीद गर्मी थी वो थोड़ी सी कम फील हो रही है इस वक्त। लेकिन इस सुहाने मौसम में एक मुश्किल है लोगों के लिए, वो ये है क्योंकि कभी तो अपने CNG स्टेशन ही बंद कर दिए हैं, तो अब CNG स्टेशन बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब CNG स्टेशन खुलेंगे और वो भी जाकर अपनी रिफिलिंग कराएंगे और उनके काम का जो सिलसिला है उसका आगाज़ होगा। लेकिन क्योंकि ये 4 दिनों के लिए बंद है तो इसलिए अभी इनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अब पेट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा और पेट्रोल भी महंगा है, तो इंसान और जो लोग हैं वो बेचारे शहरी जाएं तो जाएं किधर। और इसके अलावा रोडेरो में जो होने वाली है पीपल्स पार्टी के जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बरसी होने वाली है, उसके लिए आज से ही यहाँ पर तैयारियां, वहाँ पर तो तैयारियां जारी हैं, लेकिन यहाँ से काफिलों ने जो जाने के लिए तैयारियां कर रखी हैं वो भी यहाँ पर जारी रहेंगी। और इसी तरह की बाकी जो सरगर्मियां हैं वो भी यहाँ पर होंगी। पासिंग आउट परेड हो रही है इलीट फोर्स की तरफ से, वो यहाँ पर नजर आएगी, जिसमें CM जो हैं वो होंगे, उसके चीफ गेस्ट होंगे, और यकीनन कुछ ना कुछ तो यकीनन दिखाई देगा, कुछ ना कुछ खबर निकल आएगी, क्योंकि खबर ना दी जाए तो तब तक तो जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको सुकून नहीं मिलता है। तो आज यकीनन CM वहाँ आएंगे। बहुत शुक्रिया हुमावत, आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर तो ये है कि मौसम बड़ा खुशगवार है, पूरा हफ्ता ही मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन CMG 4 दिन के लिए बंद कर दिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, और आज दूसरे रोज भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, बिल्कुल जो अफगान मुहाजिरीन जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं, उनकी वापसी का अमल जो है वो 5 माह बाद शुरू हो गया है। वैसे तो ये मार्च में शुरू होना था, लेकिन तोरखम बॉर्डर जो है वो बंद था, इस वजह से ये 1 माह की ताख़ीर से शुरू किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 194 ख़ानदान जो है उनको वापस भेजा गया है, जबकि हमारे पास यहाँ पर 24,000 के करीब जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो कि वापस जाना चाह रहे हैं। और इन 24,000 अफगान जो बाशिंदे इनको अप्रैल और मई 2 महीनों के दौरान जो है मुकम्मल तौर पर वापस भेजा जाएगा। अब तक गुज़िश्ता साल और अब तक जो है 3,70,000 के करीब जो है वो अफगान मुहाजिरीन जो है वो वापस जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त मुहाजिरीन है, जबकि 10 लाख से ज़ायद जो है वो गैर रजिस्टर्ड हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो साल के आखिर तक जारी रहेगा और इसके बाद दोबारा से इनकी वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। ठीक है, आमिर जमील अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम अफगान महाजरीन साथ खैरियत के बस पहुंच जाए। अच्छा जी, अब रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का और जानेंगे कि नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद के पास क्या खबरें हैं, इस्लामाबाद में कौन कौन सी तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिए। देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में आज नॉर्मल रूटीन के केसेस होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रूटीन के केसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो तकरीबा एतमाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है उस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इस्लामाबाद में जो मुकामी तंजीमें हैं वो यहाँ पर इनेकाद करेंगी, जबकि रावलपिंडी में जो है वो बड़े तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ पर जो मुकामी तंजीमें इर्द गिर्द से लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और भुट्टो की जाए शहादत पर बाकायदा तौर पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। और ये तो होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज चूँकि CNG सेक्टर 4 दिन के लिए इस्लामाबाद रीजन में CNG की बंदिश होगी, उस हवाले से लोग काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात है, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम खासा खुशगवार हुआ है, क्योंकि वफाकी जो शहरी हैं इनके जो मिजाज हैं बड़े नाजुक मिजाज लोग हैं। 3-4 दिन यहाँ पर 28 से 30 एवरेज टेम्परेचर हुआ तो लोग बिलबिला उठे थे, हर चेहरा जो था वो परेशान था कि अभी कबल वक्त जो है वो मौसम गर्म हो गया है, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो खुशगवार मौसम हो गया, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बायस ना सिर्फ इस्लामाबाद पूरा जो है वो चमक गया है, आप देख सके मेरे अकब में पहाड़ी हैं जो निखरी हुई हैं, उसके साथ साथ लोगों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं, हर चेहरा जो है वो खिला हुआ था। और जिस वक्त हम सुबह निकले तो हर लोग एक दूसरे को यही चमगोइयाँ और बातें कर रहे थे कि यार मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम खासा खुशगवार है, अगर कोई सयाह यहाँ पर आना चाहे। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। सुबह देखा आपने कि किस तरह से मौसम खुशगवार होने से लोगों के चेहरे भी खुशगवार बड़े खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कराची का और जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद से कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर कराची में इस वक्त क्या तैयारियां हैं। जियाले घड़ी खुदा बख्श तो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा शहरियार। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की आज 38वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गड़ी खुदाबख्श के अंदर जो है वो अपनी पावर शो करेगी। कारकुनान की अगर बात की जाए तो कराची से कुछ काफिले कल रवाना हो चुके हैं, जबकि आज भी जियाले और कारकुनान पीपल्स पार्टी के यहाँ से बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे हैं गड़ी खुदाबख्श के अंदर। हैदराबाद से बहुत बड़ा काफिला जो है वो गड़ी खुदाबख्श पहुँचा है। इसी तरह गड़ी खुदाबख्श के अंदर जो है वो जलसा भी होगा, जिससे आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर जो हैं वो इससे खिताब भी करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सूबा सिंध में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो आज शहरियार साजिद अपडेट कर रहे थे। आपका आज बरसी उसको चेकिंग करानी पड़ेगी, जबकि गेट नंबर 12 से जो है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जाएंगे और जो दूसरा गेट है गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 उससे खुसूसी रहनुमा अंदर जाएंगे, जबकि 3 बजे के करीब ये जलसा शुरू होगा, जिससे पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत खिताब करेगी, जबकि 10 बजे दीगर पार्टी वर्कर और गन्नवा भुट्टो का खिताब मुतवक्किल है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे बात इसी हवाले से करेंगे कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब बरसी आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदाबख्श में पावर शो करेगी, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया और हम देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि अगर भुट्टो जिंदा है तो फिर छुट्टी किस बात की है। और अब आपको बताएं कि कराची में इंतहाई मोहलिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार तंजीलुर रहमान ने इम्तहानात में हिस्सा लेकर अजीम मिसाल कायम कर दी है।
पढ़ने लिखने का शौकीन तंजील फिर भी 9वीं क्लास का पर्चा देने इम्तहानी मरकज पहुंच गया। तंजील का कहना है कि मुश्किलात हैं लेकिन पढ़ना चाहता हूं, और ऐसे ही लोग जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये मेमार है पाकिस्तान का और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। इतनी तकलीफ के बावजूद भी इनका कहना है कि ये पढ़ना चाहते हैं। और पंजाब पुलिस की वर्दी की तब्दीली का अमल लाहौर से शुरू हो गया। पंजाब पुलिस की वर्दी 59 साल बाद तब्दील की गई है, जिस पर लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकार नए रंग की वर्दी में बहुत खुश नजर आए। तर्जुमान के मुताबिक सितंबर के आखिर तक सूबे के तमाम अजला के एहलकारों की वर्दी मरहलावार तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, और तनख्वाहों में भी कुछ इजाफा किया जाएगा, जबकि ग्रेड्स भी बढ़ाए जाएंगे। कितने डार्क ग्रीन कलर की वर्दियां जो है इन्हें दे दी जाएंगी और अब ये मरहलावार सिलसिला शुरू हो जाएगा। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे बहुत मजे मजे की बातें नेल आर्ट ट्रेंड के हवाले से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी भी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अमरीकी रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरा बरतानिया के मौके पर बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान ओवन जैकनेस और अमरीकी रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन से अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि बरतानवी क़यादत और RSM कमांडर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन हमारे लिए मुश्तरका मफाद अमन पसंद मुल्क है और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मज़बूत किरदार जारी रखेगा। आर्मी चीफ के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी दिया गया। और अखबारात के एडिटोरियल में आज कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल्स? सबसे पहले मैं एक आर्टिकल डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हम 38th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं कंट्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो इस हवाले से मज़हर अब्बास साहब ने भी द न्यूज़ इंटरनेशनल में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है, जिसका उन्वान है भुट्टोस मिथ एंड टुडेज PPP। और इस हवाले से मज़हर अब्बास साहब ने पहले तो बताया है भुट्टो साहब थे क्या शख्सियत, यानी कि ऐसी कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी जिसने 4 दहाइयों तक लोगों के माइंड्स पर, दिमागों पर, दिलों पर हुक्मरानी की। वो लिखते यही हैं कि कायद आज़म के बाद क्योंकि हमारी कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी बायस हम लीडर्स पैदा ना कर सके। लेकिन इसके अलावा जो हमने अब तक ये कहते हैं कि पाकिस्तान नेवर हैड दैट द मोस्ट पावरफुल स्टेट्समैन, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो कि वाकई लोगों अवाम के दिलों पर हुकूमत करते थे, अवाम में थे। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब लाइन पर मौजूद हैं। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी शुक्रिया जी। अच्छा, इस वक्त हम लोग आपका एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब भी मौजूद हैं। नफीस नईम साहब, आप मज़हर अब्बास साहब से कॉलम के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहें? जी मदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल मैंने पढ़ रहा था। एक तो आपने भुट्टो साहब की जो लेगेसी को लेते हुए आए हो, फिर बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने कैरी किया उसको, लेकिन उन फेडिंग आउट। तो मेरा सवाल यही है, आपने जो आपके इस आर्टिकल के हवाले से कि जो आपने लिखा है कि जियो भुट्टो के स्लोगन में आज इतनी जान नहीं रही, उसकी वजह क्या है? वो कौन है जो रियल भुट्टो का किरदार अदा करेगा? ये ऐसी उसमें कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी होंगी जो भुट्टो की इस लेगेसी को आगे ले जा सकेगा? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। दूसरी बात ये कि देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में अगर हम कायदे आज़म के बाद देखें तो कोई भी ऐसा स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। बाद सियासतदान हमारे यहाँ पैदाइशी लीडर्स होते हैं और उनके अंदर वो शुरू से ही वो होती है। इसी वजह से आप देखें कि भुट्टो साहब 30 साल की उम्र में ही वजीर बन गए और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज उन्होंने होल्ड की, जिसमें से खुद फॉरेन मिनिस्ट्री एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में रहे हैं। और
उस पूरी लेगेसी को अगर हम देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द जो हर बड़े स्टेट्समैन के होता है कि कंट्रोवर्सी भी होती हैं, लेकिन जो उन्होंने उनकी फोरसाइटेडनेस थी वो बहुत जबरदस्त थी। उन इतना आगे की तरफ देखा करते थे। अगर आप उनकी 1962 में जो उन्होंने किताब लिखी थी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि आज के हालात की प्रेडिक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 60s में कर दी थी। बिल्कुल कि आज के हालात किस तरफ ले जा रहे हैं और हमारी जो नेशनलिज्म है वो क्या डिमांड करती है। पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप हमें आज नजर आ रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। उस पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के मैमार अगर किसी को समझा जाता है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज जो प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी को फेस करनी पड़ रही है, खासतौर पे बेनज़ीर भुट्टो जिन्होंने स्ट्रांगली उस लेगेसी को फॉलो किया, और लेकिन जी बोलिए आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए मज़हर साहब। बेनज़ीर भुट्टो ने जो उस लेगेसी को फॉलो किया, बेनज़ीर भुट्टो से दो बड़ी गलतियां हुई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कहा था कि उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। एक तो ये कि खुद भुट्टो साहब से जो गलती हुई थी वो नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर वो गलती करे, और वो गलती थी कि अवाम से अपना डिस्कनेक्ट, और वो डिस्कनेक्ट जब वो इक़्तिदार में थे तो वो डिस्कनेक्ट कायम हुआ था, और पीपल्स पार्टी पे ज्यादा, पीपल्स पार्टी के काबिल एतमाद साथियों पे ज्यादा रिलाय करने के बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट्स के कुछ लोगों पे ज्यादा रिलाय करने लगे थे। और यही एडवाइस उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से की थी कि उनसे अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात जो गलती बेनज़ीर भुट्टो के बाद हुई है आसिफ अली जरदारी साहब ने, देखिए आप किसी को भुट्टो का टैग देके भुट्टो नहीं बना सकते। बिल्कुल भुट्टो बनने के लिए पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे कायदीन मौजूद हैं, बहुत से ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो इंतहाई कमिटेड रहे हैं इस कॉज से। तो आज इंडिया में जो प्रॉब्लम कांग्रेस को फेस करनी पड़ रही है कि गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद उनके पास कोई ऐसा, राजीव गांधी के बाद कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिल रहा कांग्रेस का। तो लिहाजा जो रहनुमा ज्यादा पार्टी से कमिटेड है, पार्टी के प्रोग्राम से कमिटेड है, भुट्टोइज्म से कमिटेड है, क्या वो पार्टी की क़यादत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये वो सवाल है जो पीपल्स पार्टी को एड्रेस करना है। ठीक, अच्छा मज़हर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त डेफिनेटली आपने जैसे कि कहा कि भुट्टो के टैग से कोई भुट्टो नहीं बन सकता, और भुट्टो साहब एक बॉर्न लीडर थे और वन कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट डेफिनेटली। तो ये बताइएगा कि इस वक्त अगर करंट बात हम करें तो पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है पीपल्स पार्टी को डिस्कवर करना कि जो ओरिजिनल पीपल्स पार्टी थी। ये नहीं है कि हालात के साथ साथ जाहिर आप पॉलिसीज भी तब्दील करते हैं, सियासत भी तब्दील होती है, लेकिन बुनियादी फलसफे से डिविएट नहीं करते आप। अगर बुनियादी फलसफे से ही डिविएट कर जाए तो फिर वो पार्टी क्या रहे। तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी बुनियादी फलसफे से डिविएट कर गई, और जब हम कहते हैं बुनियादी फलसफे सिर्फ पार्टी करने से काम नहीं करता, आपको स्टैब्लिश करना है फिर में कि पीपल्स पार्टी वाकई ही आम आदमी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने पिछले 25 सालों में अगर स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन और वो फोर्सेस जो वाकई ही सियासी नर्सरीज होती हैं, अगर उनको मजबूत किया होता तो पीपल्स पार्टी को ये क्राइसिस आज फेस नहीं करना पड़ रहा होता। वो चले गए, वो उस तरफ चले गए जिस तरफ ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, वो उस सियासत की तरफ चले गए जिस सियासत में उनसे ज्यादा माहिर लोग मौजूद हैं, उनसे जाहिर दूसरी पार्टियां जिस नैरेटिव को आगे लेके बढ़ रही हैं, पीपल्स पार्टी भी उसी नैरेटिव की तरफ चल रही है। तो पीपल्स पार्टी को सेट बाय एग्जाम्पल्स आपको सेट करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा, जिस तरह इमरान खान बार बार खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देते हैं कि हमने वहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की, हमने वहाँ एजुकेशन रिफॉर्म्स की, हमने वहाँ हेल्थ रिफॉर्म्स की, और उसमें टोटली नहीं लेकिन खासी हद तक सदाकत भी नजर आती है। मज़हर अब्बास साहब, क्योंकि जो भुट्टो साहब का जो विजन है डेफिनेटली वो तो बहुत ब्रॉड विजन था, और उनके कैलिबर के कोई लीडर भी नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी में अगर देखा जाए तो करा रही है। अब वो एनर्जेटिक लोगों को ला रही है, जैसे कि वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लेकर आए। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को, क्योंकि 2018 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रॉब्लम लीडरशिप से आती है, प्रॉब्लम सेकंड टियर से नहीं आती, प्रॉब्लम आती फर्स्ट टियर से। जी,
कि पीपल्स पार्टी एक ऐसे वक्त में, और पीपल्स पार्टी ने आज से कोई 1-1.5 साल पहले इसको कोई 3-4 रोज की उनके दुबई में एक सेशन हुए थे, उसमें बड़ी तफसील से इस पर बात हुई थी जी। और उसमें बहुत से रहनुमाओं का, खासतौर पर पंजाब के जो रहनुमा थे जी, उनका आसिफ अली जरदारी साहब को ये मशवरा था कि आप पार्टी से दूर हो जाएं जी, आप कुछ अर्से के लिए दूर रहें पार्टी से, बिलावल भुट्टो को कंप्लीट एम्पावर करें। और ये जो चीज है कि आप दो किश्तियों के सवार हैं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बनाई हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी बनाई हुई है। ये जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ पिछले 20-25 सालों में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सी साजिशें हुई हैं और अब उनका एतराज भी है कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने आप को खुद खत्म कर दिया बदकिस्मती से, और इस हद तक ले आए कि पंजाब में आज उनको बड़ी मुश्किल का सामना है कि हम वापस दोबारा रिवाइज कैसे करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजहर साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं और आगे करने की क्या क्या जरूरत है ये तो आपने डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि वाकई में इस वक्त पीपल्स पार्टी को एक लीडर की जरूरत है, एक और जरूरत है। पर बात कर रहे थे नफीस सईम साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हो रही है, आज पावरफुल जलसा भी है वहाँ पर घड़ी खुदा बख्श में, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मजहर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी कदरों मंजिलत को खो दिया। ये मजहर साहब ने जो बात की है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि जो व्हाइट एलिफेंट इज नॉट अवर फ्रेंड, जो नोशन थी ना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, पीपल्स पार्टी ने उस नोशन से थोड़ा सा डेविएट किया है और अवाम की सतह से जो है ना अवाम की नुमाइंदगी कम हुई है। ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नफीस सईम साहब, आप हमारे साथ थे। मजहर अब्बास साहब के भी कॉलम काफी इंटरेस्टिंग था, ये जो कॉलम था, और इस पर हमने जो है वो डिस्कशन किया। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की जेर जमीन मेट्रो में धमाके के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 39 जख्मी हो गए। रूसी फोर्सेज ने सियाना स्क्वायर स्टेशन से मिलने वाली दूसरी धमाका खेज डिवाइस को नाकारा बना दिया। डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी तलबा ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के स्टेफर्ड सेंटर में होने वाले डिजाइन चैलेंज का आलमी मुकाबला जीत लिया। मुकाबलों में 6 गैर मुल्की टीमें शरीक थी, जिसमें मुख्तलिफ अमराज से मुताल्लिक बचाव, तहफ़्फ़ुज़ और उनमें मदद फराहम करने वाले तैयार करदा आलात पेश किए गए। टीम को अवार्ड और नकद इनाम भी दिया गया। भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की क्या बात है। और अब कुछ बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ अकेले ही एक्शन का इंदिया दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका चीन के बगैर भी शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मसले को हल करेगा। अब फैसला चीन को करना होगा कि वो हमारे साथ है या नहीं। और हम देखते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो है वो काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आज की तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि आज के दिन यानी 4 अप्रैल 1978 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners. जुमेरात 4 अप्रैल 1978 को अमेरिकन सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर ने होटल लॉरेन मॉटलन के कमरा नंबर 306 में कयाम कर रखा था। मुसल्लह अफराद की जानिब से मार्टिन लूथर पर कातिलाना हमला हुआ। फायरिंग के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल इंतजामिया ने मार्टिन लूथर के हलाक होने की तस्दीक कर दी। मार्टिन लूथर शहरी हुकूक की तहरीक और नोबेल इनाम याफ्ता के एक मुमताज रहनुमा थे। आज की तारीख तो आप लोगों ने जानी, और आपको बताएं कि आज के दिन पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की भी 38वीं बरसी मनाई जा रही है। साबिक वजीर आजम ने जमहूरियत, आइन और अवामी फलाह के लिए अहम इकदाम किए। इनके सियासी करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। बजाते खुद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक पुरवकार मुकाम दिलाया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामी दुनिया को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया बल्कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का इमाम भी बना दिया। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. पाकिस्तान के तीसरे सदर जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। उन्होंने मुंबई, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स और फिर 1973 में पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए। 5 जुलाई 1977 को मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को ओहदे से माजूल करके मुल्क में माशअल्लाह नाफिज कर दिया। पाकिस्तान की शिकस्त नहीं हुई, एक निजाम की शिकस्त हुई। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। 2 माह बाद उन्हें नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को सजाए मौत सुनाई गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। जून की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। और जनाब नेल आर्ट की बात हो रही है, आज हमारी थीम है नेल आर्ट के हवाले से। तो नेल आर्ट का जो जुनून है वो काफी लड़कियों में बढ़ता चला जा रहा है। इवन मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो नेल कौन सा पेंट होगा, इस पे हम क्या डिजाइन बनाएं, इस पे हम बर्बेरी वाले डिजाइन बना लें या इस पे फिर जो है वो हम टिक वाले डिजाइन बना लें या लाइन्स ले लें या डॉट्स ले लें। तो ये जो जुनून है ना वो बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली ऐसा है सबा। और अब तो लोगों को साथ साथ ये होता है कि हमने मैचिंग करनी है, मैचिंग नेल कलर्स लगाने। और ये डिजाइन एक्चुअली में वेस्ट से आया था, और जब आया था तो हमारी जो तमाम टीनेज लड़कियां हैं उन्हें तो इसका सबसे ज्यादा क्रेज हो गया था। तो ऐसी ही एक टीनेज लड़की हमारे पास है जोहा, जिन्हें नेल आर्ट का बहुत शौक है। और देखते हैं कि वो अपने शौक की तस्कीन के लिए क्या करती है। My name is Zoha. I'm a student and I've always loved arts and all the funky things. So I was really excited and I'm really excited when it comes to nail art and stuff. पहले जब मेरे पास नेल रिमूवर ही होता था सिर्फ, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, तो अक्सर मैं छोड़ देती थी, मगर मुझे करने का बहुत दिल चाहता था बट मैं नहीं कर पाती थी उस वक्त। बट नाउ लाइक नेल रिमूवर आ चुका है, लाइक लगा देते हैं वो खुद ही उखड़ जाता है वहाँ से। सो इट्स रियली इजी फॉर मी। अब मैं वो लगा देती हूँ एंड देन जब मैं आती हूँ पार्टी से या कहीं से तो मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे स्कूल में अलाउ नहीं है ये सब। मोस्टली जैसे I really like the bright colors like lime green and the chocolate pink colors. इसमें अलग अलग तरह से आते हैं, नेल्स बने हुए भी मिलते हैं, मगर दैट्स नॉट फन फॉर मी बिकॉज जब वो उखड़ते हैं तो आपके जो ओरिजिनल नेल्स होते हैं वो फिर बहुत ड्राई लगते हैं। सो मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें ब्रशेस भी आते हैं अलग तरह के, so you can just make it at yourself. 3D आर्ट भी आ गया है बट इट्स रियली हार्ड, लाइक वो सिर्फ मैंने वीडियोज में देखा है। I went to my friend's party basically and वहाँ पे मैंने नेल आर्ट करा था। It was just stripes, वो मैंने स्ट्राइपिंग टेप से उस वक्त करा था। And but everyone was so amazed because they thought मैंने उससे ब्रश से करा है, but I didn't really do anything, so I just didn't tell them and everyone was like मुझे भी कराना है, मुझे भी करके दे दो। Twice in a week मैं ऐसे सर्च करती रहती हूँ ताकि इससे up to date चाहिए। So she brings all of those nail tools which is really good for me. आपने वैसे कभी नोट किया है कि ये शौक सिर्फ टीनेज लड़कियों में ही क्यों होता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि बड़ी एज की जो खवातीन हैं जो घर के काम करती है उनको किचन में बड़ा टाइम गुजारना पड़ता है, तो वो नेल आर्ट कर ही नहीं सकती। हाँ, और मैं जब छोटी थी तो तब मैं भी यही करती थी कि मैं बहुत ज्यादा नेल पेंट करती थी, पोनीज बनाती थी, और मुझे ये होता था कि जो मेरे जो हेयर बैंड जो ना वो मेरे नेल पॉलिश या क्यूटिक से मैच करते हो। लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो गए और हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए अब हमारा ये शौक जो है कहीं पीछे चला गया, और मैं तो वैसे क्यूटिक्स नहीं लगाती। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। नेल बार की ओनर अनीशा यूसुफ से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है जनाब नेल आर्ट के हवाले से, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट नाहिद वसीम। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नेल आर्ट में क्या क्या कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसी हैं आप नाहिद जी? शुक्र, हम लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हैं और आज बात हो रही है नेल आर्ट के हवाले से ही। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेल आर्ट पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी लड़कियां हों, टीनेज सारी जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेज हो चुका है। आप खुद क्या डिमांड्स लेकर आती हैं नेल आर्ट के हवाले से? बहुत ज्यादा लड़कियों में, बच्चियों में जो यंग है उनमें बहुत क्रेज और बहुत शौक हो गया। अब तो बच्चियां खुद भी बड़ा अच्छा सा कर लेती हैं, घर पे भी देख देख के यूट्यूब पे वो सीख लेती हैं और बना लेती हैं बहुत सारी डिजाइनिंग। लेकिन बेसिकली ये पूरा एक आर्ट है, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग होती है और पूरे तरीके से होता है। अब पहले बहुत ज्यादा सैलून्स में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब तो बहुत कॉमन है। अब हर ब्राइड भी चाह रही होती है कि कुछ नेल आर्ट हो जाए, खाली नेल पेंट नहीं लगाएंगे, हमारे कुछ आप नेल आर्ट करवा दिए। अच्छा नाहिद, क्योंकि नेल आर्ट अब बहुत ज्यादा इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, हर कोई ये कहता है जी हमें भी क्यूटिक्स लगानी है, हमें भी नेल आर्ट करवाना है। लेकिन ये बताएं कि नेल आर्ट जो हम अपने नेल्स के ऊपर करते हैं वो ज्यादा ठीक रहता है या आर्टिफिशियल नेल लगा के उसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग करनी हो और उसको स्टिक कर लिया, वो ज्यादा सही रहता है? अपने नेल अगर अच्छे हैं, बड़े हैं, लॉन्ग हैं, तो मुझे लगता है अपने नेल पे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि अपने नेल पे करेंगे तो ज्यादा फिर वो नेल्स खराब होते हैं, फिर ये होता है ये प्रॉपर एक देखो इसका एक तरीका होता है, आप उस पे बेस कोट यूज करो। आपके जो नेल पेंट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, उनकी ब्रांड्स अच्छे ब्रांड्स के, बहुत सस्ते वाले और फिर पेल हो जाते हैं आपके बिल्कुल पेल हो जाते हैं। गंदे आप प्रॉपरली अगर अपना मैनीक्योर ले रहे हो, प्रॉपरली बफिंग कर रहे हो, प्रॉपर नेल का ख्याल रख रहे हो, तो वो खराब नहीं होते। लेकिन आपने वो लगा ली और आप भूल गई, अब वो लगी हुई है, हफ्ता भर चल रही है, तो इसलिए आपके नेल भी पीले हो जाएंगे। अच्छा, यूजुअली नेल आर्ट के अंदर कितने कलर्स और कितनी जो है वो आप डिजाइन से प्ले कर सकते हैं? और इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना कलर्स की ना कोई डिजाइन की। और नेल आर्ट इतनी तरह के होते हैं, अब पेंट्स उसमें डिफरेंट डिजाइनिंग होती है, उसमें ज्वेलरीज पूरी उसकी ज्वेलरीज होती हैं, आप उसमें ज्वेलरी की सेटिंग स्टोन्स लगाते हैं, स्टोन्स लगाते थे। अब तो उसमें पूरे ज्वेलरी है, स्टोन्स के साथ आपके वो बहुत सारे उसमें। अच्छा, वो एक होता है कि वो बड़ा सा नेल करके ना उसको स्क्वायर शेप में उसकी शेप रख के उसमें फिर वो एक बुंदा सा कोई चीज अटका लेते हैं और वो फिर ऐसे करके पूरी ज्वेलरी है। फिर दूसरा अब क्या होता है, वो फ्रेंच टिप वगैरह वो ग्लिटर के साथ डिफरेंट कलर्स में बनती है, बहुत ह्यूज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप खुद भी एक लेडी है डेफिनेटली, और मेरे जहन में जब भी मैं नेल आर्ट के बैठती है वो किचन का काम कैसे कर लेती है, और इतनी एक मुझे इस सवाल से बड़ी ज्यादा वाबस्तगी है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीजें देखती हूँ और मैं जब कभी कोशिश करूँ तो उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं किचन में जाके ग्लास भी उठा के इधर से उधर रखूँ। तो आपको ऐसा कभी शौक हुआ कि मैं अपने लिए नेल आर्ट करूँ और उसके साथ आपने कभी काम किया हो? नहीं, मुझे देखें, अगर हम अपने नेल पे नेल आर्ट कर रहे हैं तो फिर हम किचन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पेन भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए ठीक है, आपने किसी पार्टी के लिए वेयर के लिए, या फिर आपने वो उसके लिए फिर क्या होता है, वो एक्रेलिक्स होते हैं, वो पूरा एक सेटिंग होती है, जेल होता है, वो एक्रेलिक नेल सेट किए जाते हैं, वो फिर आपके बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। वो 6 मंथ के लिए और साल के लिए और डिफरेंट उसके टाइम होते हैं, आप वो लगा के सेट कर लें, फिर तो आप किचन का काम करें कुछ भी। अच्छा, ये भी डिफरेंट होते हैं नेल आर्ट के। अगर कोई टीन एज है तो उसको ये वाला हम डिजाइन देंगे और ये कलर है, और अगर कोई जैसे बड़ी उम्र का है तो उसके लिए जी आप इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन है इनमें भी? ऐसे तो नहीं है सच, लेकिन ये होता है कि जो यंग लड़कियां होती हैं वो मोस्टली थोड़ा फंकी टाइप के डिजाइन पसंद करती हैं, और जो वुमेन्स हैं वो ज्यादातर फ्रेंच टिप और अच्छा ज्यादा बना लेती हैं ऊपर से ना, हाथों के ऊपर मैंने देखा छोटे-छोटे बर्ड्स बनाए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा वो इस टाइप के डिजाइन। बच्चियों वाले बताइएगा कि ठीक है, ये तो आपने बता देखे बच्चियों में इस चीज का बड़ा रुझान है, बड़ा शौक है, हाथ वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर आपके नेल्स अच्छे हैं, आपने उनको साफ सुथरा रखा हुआ है, खूबसूरत सजाया हुआ है, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में भी। अपने हाथों को खूबसूरत कैसे रख सकते हैं, कोई छोटी मोटी टिप्स इस हवाले से भी दें? देखिए, हाथों को एक तो मॉइस्चराइज रखें। अगर दिन में कई दफा पानी में हाथ जा रहा है आपका, तो उसको जितनी बार भी आप पानी में हाथ डालें, आप उसको फिर कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। ठीक। सेकंड, आपको मैनीक्योर जरूर लेना चाहिए, महीने में एक बार। राइट।
थोड़े ज्यादा चलें, आप ज्यादा नहीं जा सकती 2 महीने में एक बार, अच्छा चलें आप सैलून नहीं जा सकती, आप घर में ले लें, लेकिन बहुत जरूरी है स्क्रबिंग करें, उसके बाद आप अपने नेल की बफिंग करें। और अक्सर मैंने देखा है कि नेल फाइल नहीं होते, टूटे फूटे नाखून वो आपकी सारे हाथों की खूबसूरती को डैमेज कर आपके नेल्स छोटे हों या बड़े हों वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो फाइल होने चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, 3D एक नेल आर्ट भी है, उसके बारे में आजकल हर चीज में 3D बहुत ज्यादा हो गया। 3D ये है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका नेल लॉन्ग होना चाहिए, अच्छा ठीक, या फिर आप उसके ऊपर फेक अगर आपका अपना है तो, क्योंकि उसमें आपको काम करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। सही, जैसे अब तो पूरी पेंटिंग बन जाती है। यही मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है नेल आर्ट के बारे में मैंने तो यही देखा है कि ज्यादातर जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो तो यही करती हैं कि नेल आर्टिफिशियल लेके और वो लगा लेते हैं, लेकिन मुझे उससे एक इशू ये है कि वो जो चीज लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके बाद जब वो आप निकालते हैं ना अपना नेल, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और ऊपर वाला जो आपका अपर साइड है नेल का उसमें भी निशान सा रह जाता है। वो उसके लिए फिर क्या चीज इस्तेमाल की जाए? उसमें भी बहुत तरह के ग्लू और जेल्स होते हैं। अच्छा, सही है। स्पेसिफिक आम तौर पर हमारे यहाँ सैलून्स में अल्फी लगा दी जाती है और उससे चिपका दिया जाता है। उसका क्या होता है, वो निशान भी छोड़ देती है, सही, और वो नेल पे से हटती नहीं। तो फिर आपको प्रॉपर मैनिक्योर करके उसकी बफिंग करके उसको निकालना पड़ता है, वरना वो लगी रहती है और काफी अरसे हटती। उसके बहुत अच्छे ग्लूज अब तो मार्केट में सब कुछ है। पहले जब हमने स्टार्ट किया था 20 इयर्स हो गए मुझे, जब मैंने उस वक्त ये सब चीजें नहीं मिलती थी कॉमनली, हम लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। सही। अब तो ऑनलाइन ही बच्चियां घर में बैठ के सब कुछ मंगवा लेती हैं और आपके पास बड़ी वैरायटी है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ये चीजें नहीं करें, अच्छी वाली ग्लू यूज करें, वो आराम से उतर जाती है। मैंने सुना है कि आपने कुछ ऐसा लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं, तो आप गर्म पानी के अंदर भी हाथ डाल के बैठे, वही मैं आपको बताने लगी थी कि गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल के और उसमें थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप अपनी फिंगर्स डिप कर लें और उसके बाद आप उसको, वो बहुत आसानी पहले तो नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है और प्रॉपर इसके लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि जी हमें नेल आर्ट करवाना है, तो आप 2 बजे आ जाइए, आप 3 बजे आ जाइए। वजह क्या है? क्योंकि इतना ज्यादा एनहांस हो रहा है, जिस तरीके से हमारा फैशन ग्रो कर रहा है, तो ये नेल आर्ट का सिलसिला भी, तो क्या इसके लिए भी कोई अलग सैलून या इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर्स इस तरह की भी अब खुल रहे हैं या मौजूद है हमारे? इतने मैंने नहीं, यहाँ पर इतने सैलून, खाली नेल सैलून इतने नहीं है, लेकिन बाहर नेल सैलून बहुत हैं जो खाली नेल्स के लिए ही काम कर रहे हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर, या खाली जो है वो आपका हैंड एंड फीट के नेल्स की पे पूरा आर्ट हो रहा है, पूरे इंस्टीट्यूट बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी बन जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेंड है। सबसे इजी अप्रोच ये है कि बने हुए नेल्स इतने अच्छे मिल जाते हैं जिन लड़कियों को नहीं आता या वो सैलून नहीं जा पाती, वो नेल लेकर वो उसको चिपका लेती है। एक्सपेंसिव भी होता है ना वैसे नेल आर्ट, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक, अच्छा नाहिद जी, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप तमाम खवातीन को टिप्स दे दें जो नेल्स के बारे में बड़ी कॉन्शियस रहती हैं, अपने हाथों को सजाना चाहती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कभी नेल आर्ट करो या ना भी करो तो एटलीस्ट आपके नेल्स साफ होने चाहिए, जिसका खवातीन ख्याल नहीं रखती अक्सर, और लंबे लंबे नाखून रखे होते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता। तो ऐसी खवातीन के लिए कोई छोटी सी टिप दे दें। देखिए, नेल आर्ट जरूर करें, उसके बाद उसको करके मतलब उसको साफ कर लें, अपने हाथों का ख्याल रखें, प्रॉपरली मैनिक्योर करें, नेल को फाइल करें, नेल को साफ रखें। उसके लिए आप ये कि थोड़ी देर घर में भी आप किसी में सोप में डिप करके उसको हल्के से ब्रश से साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएंगी तो आपके हाथ साफ और खूबसूरत। नेल पेंट अगर लगाएं तो प्लीज उसको साफ कर लें, उसको आधा लगा हुआ और आधा उतरा हुआ जो फिंगर्स पे होता है उसको देख के तो बहुत वहशत, तबीयत खराब हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद हैं नाहिद, जिन्होंने आपसे नेल आर्ट के बारे में बड़ी जबरदस्त बातें की है। पर्सनली मेरा अपना तो आइडिया ये है कि आपके नेल के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अगर कोई चीज सूट कर रही है तो करें, बिला वजह थोपने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कुछ चीजें ना बहुत ओवरडू लगती हैं। आप नेल्स है भी नहीं, स्टाइल करना है, छोटे छोटे हमने कुछ लोग बनाना है, तो जनाब ये शौक तो खवातीन के अंदर बढ़ता ही जा रहा है और नाखूनों को आजकल के फैशन के मुताबिक मुख्तलिफ पैटर्न से सजाने का ये ट्रेंड काफी हद तक मकबूल भी हो रहा है। इस पर अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड और महंगे पत्थरों से भी इसकी आराइश की जाती है। बिल्कुल, पत्थरों से आराइश की जाती है, बल्कि नाहिद ने बताया, वो हमारी जो स्टाइलिस्ट है वही बता रही थी कि जनाब बाकायदा जैसी ज्वेलरी डिजाइन की जाती है वैसे ही इसके कलर्स होते हैं। तो इस तरह की जो खवातीन है उनका सलून्स के ऊपर रश दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने नील बार ऑनर अनीशा यूसुफ से बात की है, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कह रही है।
आर्ट का रुझान बहुत ज़्यादा है आजकल, छोटी सी बच्चियों से लेके बड़ी ख़वातीनों तक, क्योंकि उसमें इतनी सारी वैरायटी होती है, कलर्स हैं, प्रिंट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि हम जो नेल एक्सटेंशंस हम करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है। बहुत सारी ख़वातीनों को जो नाखूनों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फंगस हो गए या नेल टूट जाते हैं या ग्रो नहीं करते, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का उस नेल आर्ट से ज़रा हट कर होता है वो ट्रीटमेंट में ले लेते हैं, या जिनके नेल्स नहीं बढ़ते या नेल बाइटिंग होती है जिनको, तो नेल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस। जब मैंने 2000 में इसकी ट्रेनिंग ली थी कनाडा से, और उसके बाद जब मैं 2004 में पाकिस्तान आई तो मैंने देखा इधर कोई इस किस्म का कोई ऐसा नेल सैलून नहीं है, कोई नेल बार नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ खुसूसन आपके हाथ और पाँव की टेक केयर की जाए। तो क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी और उस टाइम मतलब आई वाज द ओनली नेल टेक्नीशियन, तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस जब कराया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ लाहौर में भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया, लोगों में बताया, इसको इंट्रोड्यूस किया, इस नई टेक्निक को, इस प्रोडक्ट को, और मुझे आज भी बहुत पैशन है, मेरे हर वक्त हुए होते हैं नेल्स। जो 3 से 6 माह तक आपके स्टे करते हैं, इनमें कोई ऐसा डैमेज नहीं है, जब ओनली जब अगर आप किसी एक्चुअल प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं और अगर आप मतलब अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाकर ये कराएं तो यस देयर कैन बी अ डैमेज। ये बाहर के मुल्कों में इतना पॉपुलर है ये चीज़, क्योंकि आप एटलीस्ट 2 हफ्ते से 1 महीने तक आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि नेल कलर उतर गया है या आपका कोई आपने तो बहुत टाइम सेव करता है जब आप प्रोफेशनली करा लेते हो। हम सील करते हैं, कोई ऐसा केयर टेकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो हम आपके लिए कर देते हैं। तो एटलीस्ट फॉर 30 डेज आप बिल्कुल सुकून में उठें, जाएं अपने लंच, किसी बर्थडे पार्टी, शादी, कोई आपको अपने हाथों पाँव का वो नहीं करना पड़ेगा। इट्स जस्ट नेल कलर और उसके ऊपर कोई आप जो भी प्रिंट डिसाइड करते हो या स्टोन्स लगाते हैं, कोई भी नेल आर्ट करते हैं, उससे प्रिंट होता है, इट्स ऑल कलर, तो ऐसा कोई डैमेज नहीं है। जबकि खुसूसन भी हम एक बेस कोट लगाते हैं कि आपके जो कलर लगाने से येलो हो जाते हैं नेचुरल नेल्स, वो नहीं हो। कुछ ऐसे नेल आर्ट होते हैं जो फिर हम अगर उसकी एक भी पिक्चर रखें वो हर क्लाइंट कहता है यही कर दें, यही कर दें। जिस तरह अभी रिसेंटली हमने क्रोम नेल्स को प्रमोट किया था, वो मिरर इफेक्ट देता है आपके नेल्स पे, डिफरेंट कलर्स में आ गए हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी, डिफरेंट नेल आर्ट्स जो भी क्लाइंट्स पसंद करें उनकी पसंद पर होते हैं। मुझे तो ये अनीशा का सैलून बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। प्रॉपर जैसे ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं नेल्स की, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो आर्टिस्ट भी मौजूद हैं उन्होंने भी प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं, मुंह पे मास्क लिया हुआ है। क्या बात है जनाब, बिल्कुल। बल्कि जितने भी ये प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट होते हैं, जब आप इनके पास जाते हैं तो ये इस तरीके से ट्रीट नहीं करते आपको कि लाइए जी नेल दिखाइए, फौरन शुरू कर दिया। हाँ, दे मेंटली रिलैक्स्ड यू, दे आस्क यू कि यार आपको कौन सा कलर पसंद है, आप फंकी करेंगे या फिर आप जो है थोड़ा सोबर टच देना चाहते हैं नेल आर्ट पे। तो मेरे ख्याल में किसी भी काम को करने से पहले ना अगर आप किसी भी शख्स को रिलैक्स कर दें या उसकी चॉइस पूछ लें तो चीजें और आसान हो। और अब हम देखते हैं कि जो इवन फेशियल्स भी करवाते हैं, तो इसलिए नहीं है कि आपने वाइटनिंग को फेशियल करवाया है या आपने अपने फेस को गोरा होने के लिए करवाया, बल्कि वो आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसी तरह मैनिक्योर और पेडिक्योर भी जो है वो किया जाता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपके हाथ के या पाँव के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है। लोगों में इस चीज का शऊर बढ़ा है और वो इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं। तो मिलेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। नाखूनों को रंगों में रंगने वाली नेल आर्टिस्ट से
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आर्ट। तो बात हो रही है नेल आर्ट के हवाले से और आर्ट के हवाले से कि किस तरीके का जो है टैलेंट और किस तरीके का काम हमारे मुल्क में किया जा रहा है। तो हमारी एक को होस्ट है असमा, जो कि मेरे साथ भी थी जब अनम नहीं थी, शो होस्ट कर रही थी। असमा का आपको एक पैकेज दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम गई आर्ट गैलरी, आर्ट सीन गैलरी, वहां पर उन्होंने क्या क्या आर्ट देखा वो आपसे शेयर करते हैं, आइए देखिए। आज मैं मौजूद हूँ आर्ट सीन गैलरी में, जहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश लगी हुई है। बहुत ही हसीन आर्ट वर्क मुझे नजर आ रहा है, रंगों में ढली तस्वीरें, और मैं अपने ख्यालात को हकीकत का रूप दिया। और आइए चल के मिलते हैं इस नुमाइश में और क्या क्या मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट रिंद साहब और एग्जीबिशन देखने आए हैं। बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन है। इनसे जानते हैं कि आर्ट फॉर्म्स में क्या क्या जो है वो हमें मजीद काम यहाँ नज़र आ सकता है। जैसे मुझे एक पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है। अभी जो एग्जीबिशन लगी हुई है स्टिल लाइफ की है। स्टिल लाइफ जो है बहुत एक सब्र रखना काम होता है। अच्छा। और उसमें कलर बिल्कुल यानी कि फोटोग्राफ लगे आपको। अब वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि जैसा उसमें कलर है, लेकिन महारत ये होती है कि उसमें आप देखें ताजगी फील हो रही है सब्जी की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अभी हुई है। यानी सुपररियलिज्म अंदाज का इन्होंने उस अंदाज में पेंट किया तो धोखा हो कि ये बिल्कुल असल है, फोटोग्राफ है। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है नाजिया शेराज, जो कि एक आर्ट लवर हैं और इस गैलरी में आई हैं एक खूबसूरत सी एग्जीबिशन देखने के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी यहाँ पे पिक्चर लगी, या कोई ऐसा पोर्ट्रेट, कोई ऑयल पेंटिंग जो शेयर करना चाहेंगी, उसकी डेप्थ हमें बताएंगी, क्या मैसेज था उसमें? देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पेंटिंग लगी, जिसको मैंने वाकई एंजॉय किया, उसमें जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ चीनी की और मिट्टी के बर्तन होते थे, तो आर्टिस्ट ने उसको इतने प्यारे तरीके से किया है कि वो वाइट जो तोता है वो वाकई लग रहा है कि वो मिट्टी का तोता बना है। जो पुराने चीनी के बर्तन जिसे कह लें आप, तो और वैसे भी इन्होंने स्ट्रीट मास्टर का काम किया हुआ है। तो इतना, और उसकी नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो तांबे का एक उन्होंने एक पूरा वो दिखाया है, प्याला दिखाया है, जो कि रियल लाइफ लग रहा है, मतलब वो रियल होगा कहीं पे किसी भी किचन में और कहीं पे। तो वो इतना ड्रास्टिक दोनों का काम है कि एक तरफ अगर वो नकली तोता दिखाया है तो वो बाकी इसमें फीलिंग्स आ रही है कि हाँ ये मिट्टी का तोता है। मेरे साथ मौजूद है अजरा वहाब, ये खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और जानते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पे कौन सा डिफरेंट आर्ट ऑफ फॉर्म देखा। मेरा जो है सब्जेक्ट वो वुमेन है। पोर्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें जिस मॉडल को उन्होंने लिया है उसकी फीलिंग्स उसके फेस पे नज़र आ रही हैं हमें। तो एज अ मतलब आर्टिस्ट आप क्या गाइडलाइन देने चाहेंगी, और जो इस फील्ड में आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं अपकमिंग न्यू टैलेंट के लिए, कि वो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करके खुद को इस फील्ड में मनवा सकते हैं? बस काम करें, चाहे जो भी इसमें से आपने सब्जेक्ट ले लिया है, चाहे रियलिस्टिक हो। अच्छा अजरा, आपने टाइम दिया। सच कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, और यहाँ आकर तो बिल्कुल लगता है कि एक एक तस्वीर अपना हाल बयान कर रही है। खूबसूरत काम, मुख्तलिफ आर्टिस्टों से मुलाकात हुई मेरी, और मैंने और आपने ये जाना कि आर्ट की दुनिया कितनी वसी है। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो हर लम्हा कुछ सीखता है और सिखाता भी है। इसी तरह मैं आपको मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में लेकर चलती रहूँगी और बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी आर्ट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स। जितनी प्यारी इस वक्त असमा लग रही थी, उतनी ही प्यारी उन्होंने बातें भी की हैं। और आपको हमने आज मुख्तलिफ किस्म के आर्ट दिखाए। एक आर्ट था ये पेंट का आर्ट, दूसरा आर्ट था नेल आर्ट, और तीसरा आर्ट होता है खाना बनाने का आर्ट, जो कि सब लोगों को आता भी नहीं है। तो आज झटपट खाना यानी रैपिड रेसिपी में क्या बन रहा है आपको बताएं। आज हमारे पास वेजी लवर्स के लिए गार्लिक वेजी नूडल्स हैं, तो बड़ी मेरा ख्याल है कुछ है। डेफिनेटली, लेट्स सी।
आर्ट की बात हो रही है, जैसे खाना बनाना एक आर्ट है, वैसे ही नूडल्स को खाना भी एक आर्ट है। That's right. ऐसा ही है। और अभी हम देख रहे थे कि इन्होंने इसमें वेजीज जो डाली है, अक्सर मैं जब नूडल्स बनाती हूँ सबा तो मैं तो इन्हें बॉईल करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टीम से प्रॉपर ही पकता नहीं है ना, स्टीम से पकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर ये सॉफ्ट नहीं होना तो फिर वो टूटता भी नहीं है, और फिर वो खाया भी नहीं जाता है इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं कभी भी नूडल्स अम्मी को कहती हूँ कि बनाने के लिए, तो मुझे ये होता है कि उससे ज्यादा वो ठंडा हो जाता है और इतना टाइम लग रहा होता है, टाइम टेकिंग होता है कि उसको खाना जो है दैट्स अ आर्ट। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उस नूडल्स को उन स्टिक्स के साथ खाना उससे भी बड़ा आर्ट है। सबसे ज्यादा जो है ना मजा तब आता है जब आप जो है गेस्ट के सामने बैठे हो और आपके पास नूडल्स की प्लेट हो और उसके बाद आप बड़ा फॉर्मल वे में जी अच्छा नूडल्स को आप फॉर्मली खा नहीं सकता नहीं, फॉर्मली मुझे ऐसा लगता है आप उसको खा भी नहीं सकते, बिकॉज़ जब भी आप खा रहे होते हैं और कोई भी उस टाइम पे आपकी तरफ देख रहा होता है तो 2-3 नूडल्स ऐसे ही लटके नूडल्स खाते हुए जो है ना वो सिर्फ आप गेस्ट को देख रहे होते, जी मैं बाद में खा लूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर जनाब, खाने पीने की भी बड़ी बातें हो गई हैं और आज मुख्तलिफ किस्म के आर्ट की बात हो रही है। तो एक आर्ट जिसके बारे में आज पूरे दिन से ही हम बात कर रहे हैं वो नेल आर्ट है, और खवातीन नाखूनों पर मुख्तलिफ डिजाइन बनवा कर अपने आप को मुनफरिद तो दिखाती है, लेकिन मेन चीज और सबसे अहम चीज ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत हद तक तब्दील कर देती है। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल तब्दील कर देते हैं। अगर आपके नाखूनों के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का आर्ट बना हुआ है तो डेफिनेटली आप हाथ हिला हिला के बात करते हैं और आपके अंदर जो है एक नजाकत सी आ जाती है। यस, खैर ऐसी एक नेल आर्टिस्ट है तूबा, जिनके पास नेल आर्ट की बहुत सारी टिप्स हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या शेयर कर रही है। नेल आर्ट बेसिकली जब कि उनको किसी इवेंट में जाना है, उनके जो है आउटफिट कैसा है, कलर्स कैसे हैं, तो वो माइंड में रखते हुए मैं उनको फिर थोड़ा गाइड करती हूँ। मैं इस तरह से आपको फ्रेंच टिप्स दूँ या फुली नेल उनको कलर चाहिए, स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं नेल आर्ट के। मैं एक पेंटर भी हूँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मोस्टली ऑयल पेंटिंग्स एंड एक्रिलिक पेंट्स ऑन कैनवस। तो सबका सब आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है। मैं आई यूजुअली पेंट लायंस एंड टाइगर्स, तो मेरा नेल आर्ट में भी कहीं ना कहीं उससे जो है इंस्पायर्ड ही होता है। मैं मोस्टली एनिमल प्रिंट्स पेंट करती हूँ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स में विद स्टोन्स। नेल आर्ट बेसिकली ये है कि आप अपने नेल्स पे डिफरेंट पैटर्न्स शो कर सकते हैं। आप अगर जैसे लॉन प्रिंट्स चल रही हैं तो आपके जो आउटफिट में प्रिंट्स हैं वो इस तरह कर सकते हैं। और पहले के टाइम में तो प्लेन सिर्फ नेल कलर लगता था, एक सिंगल कलर, रेड कर लिया, पिंक कर लिया, पर अब जो है डिफरेंट फ्रेंच टिप्स पे भी इतनी वैरायटी है कि जो है लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में तो टूल्स तो मिलते ही नहीं थे। मैं हेयर पिन्स, बॉल पॉइंट लेके मैं खुद ही जो है डिज़ाइन करती थी। ब्रशेस जो है थिन ब्रश मुझे नहीं मिलता था, मैं कोई भी ब्रश मिल के उसको जो है उसके ब्रिसल्स काट के उसको फाइन ब्रश करके तो उस तरह नेल आर्ट करती थी। तो डिफरेंस आया ऑब्वियसली। अब न्यू चीज़ें आती जा रही हैं आजकल, जैसे मिरर पाउडर चल रहा है, क्रोम नेल्स चल रहे हैं। बाकी है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि नेल पेंट से ही नेल आर्ट हो, एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपनी बेस कोट दें और उस पर एक्रिलिक पेंट से डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे तो वेडिंग और इवनिंग जो पार्टीज़ हैं उसके लिए ज़्यादा लोग करवाते हैं नेल आर्ट, तो उनको जो है मैंने नोटिस किया है यहाँ ज़्यादा हैवी उस तरह की लुक नहीं चाहिए, एक डेलिकेट सा एलिगेंट सी लुक आए, जो लाइट शिमर्स हों स्टोन्स के साथ इस तरह से, तो वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं करवाना। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे उनको एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनको जो है 3D स्टिकर्स चाहिए थे, रियली हैवी वंस, जो उनको पूरी 10 फिंगर्स में चाहिए थे, पर उनकी एज के हिसाब से मुझे नहीं लगा उन पे सूट करेंगे, प्लस जिस इवेंट में उनको जाना था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि जैसे वो रिंग फिंगर में अपना जो है स्टिकर्स दे दें, बाकी थोड़ा लाइट रखें, तो ऐसा बैलेंस हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है क्लाइंट्स को कि उन पर सूट करे और जो करवा रहे चीज़ टैकी नहीं लगे, स्टाइलिश लगे। नेल आर्ट का फ्यूचर पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आता है, क्योंकि जैसे कोई नया ट्रेंड आया है, कोई नए प्रोडक्ट्स आए हैं तो पाकिस्तान में थोड़ा टाइम के बाद अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों को क्योंकि अवेयरनेस होती जा रही है, तो स्लोली जो है यहाँ पे मुझे फ्यूचर नज़र आता है अच्छा, कि अब तो काफ़ी नेल सैलून्स भी हैं।
देखें किस तरीके से तूबा बता रही थी कि नेल आर्ट किस तरह से आगे चला जा रहा है और उसका शौक जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, अब लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है। अच्छा अनम, नेल आर्ट की बात तो एक तरफ मैं ये सोच रही थी कि जो नाखून हमारे बेचारे नाखून होते हैं, ये हर चीज में कितना प्रेशर जो है वो झेलते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो डेफिनेटली आप इनको अपने दांतों के बीच में देते हैं, और एग्जाम्स में जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो सबसे अच्छा नेल आर्ट उस वक्त बनता है जब आप सोच रहे होते हैं कि यार व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये जो नेल्स हैं इनकी हिफाजत कीजिए, इन्हें साफ सुथरा रखिए, क्योंकि अगर आप इन्हें साफ सुथरा रखेंगे तो आपकी डाइट जो है उसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जाएगी और आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे याद आया कि सुबह जब हम मेकअप रूम के अंदर थे तो मुझे भी किसी ने टिप दी कि अगर आपके पास नेल आर्ट करने के लिए ब्रशेज नहीं है तो आप टूथपिक ले और टूथपिक से उस पर डिजाइनिंग करना शुरू कर दो। कितने आइडियाज हैं जिसके थ्रू आप नेल आर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके नेल्स साफ होने चाहिए। साफ होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए, उससे आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। Don't go anywhere, stay with us. Keep watching Good Morning आज।